मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घर घर जाकर लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के पक्ष में मांगे वोट। अस्पतालों में अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने अब सरकार स्कैन एंड शेयर योजना की करेगी शुरुआत। मरीज को करना होगा क्यूआर कोड स्कैन, मरीज की सारी जानकारी डॉक्टर को मिल जाएगी। जोशीमठ को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय दल आमने सामने। पुनर्वास पर कांग्रेस के सवाल। बीजेपी ने कहा अब सब कुछ सामान्य, भू धंसाव वाली जगह का ट्रीटमेंट कर दिया गया। उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने सरकार ने उठाया बड़ा कदम। डॉक्टरों की आवश्यकता और कमी को लेकर गैप स्टडी कर योजना बनाने पर किया जा रहा काम। और मलिन बस्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर मंत्री की सफाई। मंत्री जोशी ने कहा प्रदेश सरकार मार्च 2016 से पहले की मलिन बस्तियों को रेगुलराइज करने का कर रही काम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो अल्मोड़ा से मिल रही है। अल्मोड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पिकअप वाहन की चपेट में आने से महिला और उसके 5 साल के मासूम बेटे की दर्दनाक मौत हुई है। बेहद दुखद खबर आपको बता रहे हैं। गौलीमहर के पास ढलान में अचानक पिकअप वाहन का दरवाजा खुलने से हादसा हुआ। गौलीमहर के पास ढलान में अचानक पिकअप वाहन का दरवाजा खुल गया और यह हादसा हो गया। गीता और उसका बेटा यशपाल छिटक कर पिकअप से बाहर गिर गए। पुलिस हादसे की जांच में। तो बेहद दुखद खबर आपको बता रहे हैं। पिकअप वाहन की दुर्घटना में एक मां और उसके बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद दुखद खबर है। पिकअप वाहन की चपेट में आने से महिला और उसके 5 साल के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गौलीमहर के पास ढलान में अचानक से पिकअप वाहन का दरवाजा खुल गया था, जिसके बाद दोनों मां बेटा गाड़ी से बाहर गिर गए और इससे उनकी मौत हो गई। गीता और उसका बेटा यशपाल छिटक कर पिकअप से बाहर गिरे और उनकी जान चली गई। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अस्पतालों में हो रही अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उत्तराखंड सरकार अब स्कैन एंड शेयर योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत मरीज को एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और उससे मरीज की सारी जानकारी डॉक्टर को मिल जाएगी। जहां पहले पर्ची बनने में 2 से 3 मिनट लगते थे, लेकिन सिर्फ अब 30 सेकंड में ही पर्चा बनकर तैयार हो जाएगा और मरीज की सारी जानकारी डिजिटल माध्यम से डॉक्टर के पास पहुंच जाएगी। देखिए, भीड़ तो अस्पतालों में रहेगी। अल्टीमेटली मरीज को अस्पताल में ही दिखाना है, लेकिन हाँ, लाइनें लगानी पड़े तो इसको लेकर डिजिटलाइजेशन हर जगह बढ़ता जा रहा है। हमने पहले बैंकिंग सेक्टर में देखा और अब अस्पताल सेक्टर में भी। तो ऐसे में हमारा स्कैन एंड शेयर नाम की एक योजना शुरू हुई है। तो आप लोग के माध्यम से सभी पब्लिक से अपील है कि वो अपनी एक आभा आईडी बना लें और वो जब भी हमारे अस्पताल या किसी और अस्पताल जाएंगे तो वहाँ अस्पताल का एक स्पेसिफिक स्कैनर है, जिसमें उस आभा आईडी के जरिए वो अगर उसे स्कैन करेंगे तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अस्पताल को मिल जाएगी। और जो लाइन में जो एक डाटा हमें एक इन्फॉर्मेशन फीड करने में समय लगता है 2 से 3 मिनट का, वो घटकर 30 सेकंड रह जाएगा। और मरीज दूसरा, हमने पेमेंट मोड भी सभी डिजिटलाइज कर दिए हैं, तो स्कैन के थ्रू पेमेंट भी कर सकता है। तो जो लाइनों में जहाँ 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तक कई बार लग जाते हैं मरीज को, वो 30 से 40 सेकंड में उसका पर्चा मरीज के हाथ में होगा। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान तमाम जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने की प्रशासन स्तर पर तैयारी की जा रही है। जोशीमठ में पूर्व में भू धंसाव की घटना के बाद विपक्ष सरकार से लगातार सवाल कर रहा है। सरकार बार बार दावा कर रही है कि सब कुछ अब सामान्य हो गया है। भू धंसाव वाली जगह का पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर दिया गया है। आई थी तब भी हमारी प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से भरसक प्रयत्न किया था कि किसी प्रकार से जान माल की हानि वहां पर नहीं हुई। तो ये दिखाता है और दर्शाता है कि हम लोग अपनी जनता के प्रति कितनी हमारी भारतीय जनता पार्टी सजग रहती है। और केंद्र सरकार का भी उस समय भरपूर सहयोग जोशीमठ को मिला था।
और अभी भी मानसून सत्र शुरू होते समय ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से जनता को किसी चीज का सामना, परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, जोशी मठ में जो है दरारें आए हुए 2 साल का समय हो गया है, लेकिन अभी तक जोशी मठ का पुनर्वास नहीं हुआ है। वहां पीड़ितों को जो है मुआवजा नहीं मिला है। लगातार जो है जोशी मठ की जनता आंदोलन कर रही है, सरकार के सामने अपनी बात कर रही है, लेकिन सरकार ने दावे तो बड़े बड़े किए पुनर्वास के और मुआवजे के, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरे। और अब मानसून सीजन जो है फिर से जो है आने वाला है। जोशी मठ की जनता जो है डर के माहौल में जो है रह रही है कि मानसून में उनका क्या होगा। सितारगंज के मगरसड़ा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में धान रोपाई कर रहे युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। देहरादून में इन दिनों मार्च 2016 के बाद मलिन बस्तियों में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। अतिक्रमण और उसके बाद कार्रवाई को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सफाई दी और कहा कि जिन लोगों ने मलिन बस्तियों में अतिक्रमण कर उनको बसाने का काम किया है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पहले से मलिन बस्तियों में बसे लोगों को सरकार की ओर से सभी सुविधाएं मुहैया कराने का काम उन्होंने किया है, लेकिन किसी को भी अतिक्रमण कर बस्तियों में बसाने का काम नहीं किया। जिन लोगों ने बस्तियां बसाई हैं, मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ उन पर कार्रवाई ना हो, जिन लोगों ने बस्तियों को बसाया उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं, मैं आज 18 साल से अधिक मुझे एमएलए बने हुए हैं, हमने एक भी व्यक्ति को कहीं नहीं बसाया। लेकिन हाँ, जो पहले में लोग बसे हैं उनको सुविधाएं देना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। वहां पर सड़कें हमने बनाई हैं, लाइट हमने लगाई हैं, पुलियां हमने बनाई हैं और सुविधाएं हमने वहां पर दी हैं, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने मंगलौर सीट से हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना को प्रत्याशी बनाया है, जिसे लेकर उन्होंने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान कहा कि जनता की सेवा करने के लिए आया हूं। यह कस्बा मेरा है, इसके 35 गांव और 132 बूथ मेरे हैं, इनमें काम करना है। अरे मैं कह रहा हूं कि जब वो होगा तब उन्हें पता लग जाएगा। मैं तो उनके सामने अनपढ़ हूं, काबिल नहीं हूं, लेकिन उनको इस बात का डर क्यों है? एमएलए की फुल फॉर्म में हमें सेवा करनी है, हम सेवाकार हैं, हम उनके नौकर बन के आते हैं, ना कि एमएलए बन के। पर्वतीय जिलों में दुर्घटनाओं के बढ़ते ग्राफ पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। पहाड़ की तीनों जिलों में सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। अल्मोड़ा जिले में चेकिंग अभियान में 568 वाहनों की चेकिंग की गई और 48 के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। तो परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान की रफ्तार को तेज कर दिया है। अल्मोड़ा से यह खबर आपको बता रहे हैं। चेकिंग के लिए स्पेशल टीमों का गठन भी किया गया है, जो लगातार नाकेबंदी करते हुए चेकिंग भी कर रही हैं। जिले में 568 वाहनों के चालान भी काटे गए हैं। 568 वाहनों के जिले में चालान भी किए गए हैं। तो बाकायदा आपको बता दें, चेकिंग के लिए स्पेशल टीमों का गठन भी किया गया है। अल्मोड़ा संभाग के अंतर्गत हमारे 3 जनपद हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, और 4 ऑफिस हैं हमारे, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर और पिथौरागढ़। इन 4 ऑफिसों में जो है 1,26,700 के करीब गाड़ियां पंजीकृत हैं। और इस समय जो है टूरिस्ट सीजन चल रहा है, काफी लोग आ रहे हैं बाहर से, और अनधिकृत संचालन को रोकने के लिए और दुर्घटना की संभावनाओं को न्यून करने के उद्देश्य से हमने चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। सभी जनपदों में चेकिंग अभियान चला हुआ है। अल्मोड़ा में ही, अल्मोड़ा संभाग के अंतर्गत ही, इस जिले में ही, इस ऑफिस के अंतर्गत अब तक जो है 564 वाहनों के चालान किए गए हैं अभी जून तक। अभी
महंगाई की बढ़ती मार से आम आदमी जो व्यक्ति है वो परेशान है। सब्जियों की बढ़ती कीमतें आम आदमी को रुला रही हैं। सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। जो आलू 10 से 15 दिन पहले 20 से 25 रुपए किलो था, वो अब 40 रुपए प्रति किलो बाजार में बिकता है। 15 दिन पहले तक 10 रुपए किलो बिकने वाले लौकी की कीमत थी, अब 40 रुपए किलो तक पहुंच गई है। इसी तरह प्याज के दामों ने भी लोगों के आंसू निकाल रखे हैं। कमोबेश यही स्थिति टमाटर, करेला, भिंडी, खीरा, हरी मिर्च जैसी सभी सब्जियों की है, जिनकी कीमत में 1.5 गुना से ज्यादा का इजाफा है। वहीं महंगाई के कारण आम आदमी परेशान है। पिछले 2 महीनों से अब 1.5 गुना सब्जी के रेट हो गए हैं। पहले भिंडी 20 रुपए थी, आज 30 रुपए है। पहले शिमला 20 रुपए पाव थी, आज 30 रुपए है। पहले आलू 20 रुपए किलो बिकता था, अब 35-40 रुपए किलो है। हो चुके, दुगने हो चुके। 30 रुपए था प्याज, आज 40 रुपए किलो है। 50 रुपए की हर अलग अलग है और महंगाई बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही। कम होने के बजाय सरकार जब बनी है तो कम होनी चाहिए, अब और बढ़ रही है। सब महंगाई बढ़ रही है, पालक पे, गोभी पे, भिंडी पे, हर चीज पे बढ़ लिया है। अंतर है, आप देखो ना, जो 10 रुपए की लौकी मिलती थी आज 30 40 50 रुपए की 1 किलो लौकी पड़ रही है। आलू जो 20 रुपया किलो पड़ता था 40-50 रुपया किलो है। देहरादून के वन विकास निगम की बात हम करेंगे, जहां मुख्यालय में आउटसोर्स और उपनल कर्मचारियों का धरना 13वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने जल्द वेतन जारी करने और सेवा विस्तार के आदेश की मांग की है। वन विकास निगम कर्मचारी संगठन की पदाधिकारी नेहा गिडियाल ने बताया कि पिछले 13 दिनों से 805 कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई न होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। उन्होंने उत्तराखंड शासन से कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की है। हम लोग यहाँ 13 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोग 805 कर्मचारी हैं जो सब धरने पे बैठे हुए हैं। जैसे जैसे जिसका हो पा रहा है वो आके धरने में बैठ रहा है और सबकी सेम मांग है कि हम लोगों को स्वीकृति दी जाए, क्योंकि हम लोग इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि स्वीकृति के लिए इतना बैठना पड़ा। अप्रैल मार्च में खत्म होती थी, अप्रैल में स्वीकृति आ जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये लोग स्वीकृति देने से मना कर रहे हैं। आज तक एमडी स्तर से हो जाती थी स्वीकृति का, वो पहली बार बोल रहे हैं कि शासन से आएगी स्वीकृति, जो इतने सालों से कभी शासन से आई नहीं। तो इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि शासन से आ रही है? सब लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। नैनीताल में DNU-LM योजना के तहत पहल प्रशिक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य प्रशिक्षक रितिका भट्ट ने महिलाओं को कपड़े से एपण बनाने का प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण में महिलाओं को किसी भी वित्तीय सहायता के लिए मदद प्रदान की जाएगी ताकि वो स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। से जो हमारी ये एपड़ की संस्कृति है विलुप्त होती जा रही है, जिससे कि हम उसे बचा सकें। हमें हर प्रकार के एपड़ बताए जाएंगे यहाँ पर को कि उसमें कितने बिंदु होते हैं, कितनी रेखाएं होती हैं, और हम लोग हर प्रकार की चौकियाँ बनाना सीखेंगे कि हम कौन से फेस्टिवल में कौन सी चौकी यूज़ करते हैं, जैसे लक्ष्मी चौकी, सरस्वती चौकी, गणेश चौकी, जैसे शादियों में दुल्हन की चौकी, जनियों की चौकी, ये सारी चौकियों का यूज़ करेंगे, सीखेंगे हम उनसे। और हमें यहाँ से 2 साल तक RCT द्वारा ये भी कहा गया है कि हमें रोजगार के लिए एक मार्केट उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि हम अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। इसमें जितनी भी हमारे जनपद नैनीताल की नगर पालिकाएं हैं और नगर निगम हैं, उनमें जितने समूह चल रहे हैं NULM के तहत, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके पीछे जो मंशा है वो यह है कि जो स्वयं सहायता समूह की सदस्यगण हैं वो अपने व्यवसाय को इस प्रशिक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाएं। और एपण हमारे उत्तराखंड की एक धरोहर है, एक संस्कृति है, और जो आज विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है। तो इसके पीछे यही मंशा है कि इस विश्व प्रसिद्ध एपण की जो संस्कृति है ये फैले। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने देश में हो रहे मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं से परेशान होकर संकल्प लिया है कि वो जब तक बच्चियों पर हो रहे उत्पीड़न को नहीं रुकवा देगा तब तक बच्चियों की जूते की माला पहनकर घूमेगा और क्षेत्रवासियों को भी जागरूक करेगा। बाजपुर क्षेत्र के रहने वाले ओम प्रकाश वर्मा ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर DM के जरिए CM धामी को एक ज्ञापन और उनको एक राखी भी भेजी है।
ओम प्रकाश का कहना है कि देश में आए दिन मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना के अलावा सैनिकों के शहीद होने की घटनाएं, राजनीतिक दलों के नेताओं, पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। और मैं आज रुद्रपुर डीएम ऑफिस आया हूं। डीएम महोदय द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया हूं और उनको एक राखी भेजा हूं। और हमारी जो है संस्था कर्मयोग एवं सहयोग साधना समिति और उसकी एक मैगजीन है अश्वमेध यज्ञ वैचारिक आत्मंथन क्रांति, वो पत्रिका भी दिया हूं। और हमने दावा किया है कि हमारे देश में जो 2 साल 3 साल की बेटियां मारी जा रही हैं रेप करके, बलात्कार करके, और हमारे देश में सैनिक शहीद हो रहे हैं, आतंकवाद नक्सलवाद में कितने लोग मारे जा रहे हैं, और वैसे भी समाज में कितने मर्डर होते हैं, एलानिया कत्ल हो रही हैं। मतलब आप देखो तो कोर्ट कचहरी में भी मर्डर हो जा रहे हैं लोगों। नैनीताल से अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम अमले के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है, जिसे लेकर पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष एनके गोस्वामी का कहना है कि फड़ व्यवसायियों ने पालिका कर्मचारियों से अभद्रता की है, जिनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा। वहीं उन्होंने न्यायालय के आदेशों के सख्ती से पालन करने की भी बात कही है। टीवीसी का मीटिंग हुआ था, तो उसमें भी 121 लोगों को आवंटन किया गया था और उसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा भी 4 से 6 बजे के बीच, जब तक टीवीसी के तहत प्रॉपर इनको अलॉटमेंट नहीं हो जाता है, केवल 4 से 6 बजे के बीच, वो भी केवल जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उनको फड़ लगाने का अनुमति दिया गया था। उसके अतिरिक्त यदि कोई भी व्यक्ति वहां पर फड़ लगाता हुआ पाया जाएगा तो जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपनी इस ड्राइव को कंटिन्यू ऐसी जारी रखेंगे और उनके अगेंस्ट हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून गुरुकुल किमाड़ी के पीएमजीएसवाई परियोजना मामले में सुनवाई करते हुए सड़क निर्माण के दौरान जल स्रोतों को बचाने के लिए उठाए जा रहे उपायों पर स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। आपको बता दें कि निर्माणाधीन सड़क के खिलाफ दायर याचिका में बार बार जंगलों में सड़क बनाए जाने से जल स्रोतों की सूखने की बात कही गई थी। पुरुकुल और किमाड़ी जो 2 ऐसे क्षेत्र हैं देहरादून घाटी में जिनके बीच पहले से ही एक एग्जिस्टिंग रोड थी, लेकिन पीएमजीएसवाई के माध्यम से एक और रोड का गठन और जो है संचालन किया जा रहा है, जो 2 ऐसे एरियाज को कनेक्ट कर रही है जो पहले से ही कनेक्टेड थे। तो इस मामले में आज माननीय उच्च न्यायालय के सामने याचिकाकर्ता की ओर से यह तथ्य रखा गया कि बार बार जंगल के अंदर से रोड बनाने से जो जल स्रोत हैं और जो स्प्रिंग्स हैं वो सूखने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां अर्बनाइजेशन और कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र के आगे और मसूरी की तलहटी में, और 40 गांव का पीने का पानी यहां से आता है, और साथ साथ मुख्यमंत्री आवास को भी जो पानी है वो इन्हीं स्रोतों के माध्यम से दिया जाता है। तो इस पर जो है माननीय उच्च न्यायालय ने आज सरकार से कहा है कि वह यह बताए कि जो रोड एक्सेट्रा का वर्क उन्होंने किया है तो जल स्रोतों और वाटर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वाटर सिक्योरिटी गांवों के लिए और सभी लोगों के लिए बनी रहे, और सरकार को यह करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। हरिद्वार के शांतरशाह गांव में एक नाबालिग किशोर की हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप है। नाबालिग करीब 2 दिनों से घर से लापता थी। इसके बाद किशोरी का शव खेत में मिला था। किशोरी के परिजन ग्राम प्रधान पति और भाजपा ओबीसी मोर्चा के नेता और उसके सहयोगी पर दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। किशोरी दलित समुदाय की होने के चलते दलित संगठन भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग में है। परिजनों की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। कब होता मैं तेरे से शादी करूंगा उस लड़की को, उन नहीं मारी, उसे फांसी होनी चाहिए। कौन कौन लोग हैं इसमें? इसमें अमित सैनी, आदित्य तो प्रधान हो, वो प्रधान के दौरे ही रहा था अमित सैनी। उसने फोन करके बुलाई थी। सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पे जब बादाबाद की फोर्स गई वहाँ पे मौके पे, तो लड़की की वहाँ मौके पे सारी कार्रवाई करके जो विधिक कार्रवाई होती है उसके बाद बॉडी को मोर्चरी में भेजा गया। और चूँकि उस समय लड़की अज्ञात में थी तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रचारित किया गया। शाम को वो नोन हो गई
परिजन आए और परिजन के द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को मुलजिम बनाया गया था उनकी तरफ से, और उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। नैनीताल के ढकिया तालसी झील में युवक की लाश मिलने का मामला सामने आया है, जहां मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान रुद्रपुर निवासी मोहित आर्य के रूप में हुई है, जिसकी नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। आपदा कंट्रोल रूम नैनीताल से एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई कि जोलीकोट नलेना नदी के पास 5 बच्चे घूमने आए थे, उसमें से एक बच्चा मिसिंग है। इस सूचना पर एसडीआरएफ टीम मुझ एडिशनल एसआई लाल सिंह बिष्ट के हमरा में तत्काल घटनास्थल को रवाना हुई। घटनास्थल नैलेना पहुंचकर एसडीआरएफ टीम द्वारा त्वरित रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया, जिसमें एसडीआरएफ के 2 जवानों द्वारा पानी में उतरकर शव को बाहर निकाला और उसे मुख्य मार्ग सड़क तक पहुंचाकर जिला पुलिस के सुपुर्द किया। और उनके साथियों द्वारा बताया गया कि हम 5 लोग रुद्रपुर से घूमने आए थे और इस दौरान नहाने के दौरान हमारा साथी डूब गया, जिसका नाम मोहित आर्या सन ऑफ पूरन सिंह आर्या भूत बंगला रुद्रपुर बताया गया। नरेंद्रनगर और आसपास के इलाकों में मौसम की पहली बार घंटों तक हुई झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो चला है। जाहिर सी बात है कि भीषण गर्मी में जहां पानी के स्रोत बहुत पतले पड़ गए थे, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, जंगल आग के हवाले होते जा रहे थे, वहीं किसानों के चेहरों पर इस बारिश से रौनक लौट आई है। किसानों ने इस बारिश को फसल के लिए बहुत लाभदायक बताया। भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी बहने लगा, जिससे पैदल चलने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्रोत हैं, पानी के स्रोत हैं, जो लोग आसपास के लोग हैं जहाँ पानी नहीं हो पा रहा था लोगों के लिए, और जो जैसा कि यहाँ इतनी गर्मी हो गई थी 40 से 42 डिग्री सेल्सियस हो गई थी, और उसे बहुत ही राहत मिली है ये गर्मी से। और ये जो रात से जो बारिश हो रही है, अब तक जितनी भी बारिश हुई है इससे लोगों को बहुत अच्छा राहत मिला है, और कृषकों के चेहरे भी खिल उठे हैं कि यहाँ पे बारिश हुई है और लोग खेती कर सकें। अब जो बारिश लगी हुई इससे एक तो जंगल बच गए, हमारे आग लगी हुई थी चारों तरफ, हमारे क्षेत्र में तो नहीं लगी लेकिन ऊपर नीचे बहुत जगह आग लगी हुई थी। इस बारिश से तो आग भी ठंडी हो जाएगी और लोगों के मवेशियों को घास पानी चारा सब कुछ मिला। पानी का स्रोत तक सूख गए थे साहब, जहाँ हमारे स्रोत थे वो दूर दूर तक लोग पानी के लिए जा रहे थे, तो पानी नहीं। मंगलौर के कुरड़ी गांव के जंगलों में खेत में काम करने गई महिला पर जंगली जानवर ने हमला बोल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जंगली जानवर के हमले की सूचना पाकर वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना के बाद वन विभाग की टीम पिंजरा लगाकर जंगली जानवर को पकड़ने का प्रयास कर रही है। वन क्षेत्राधिकारी विनय राठी ने निरीक्षण किया और वन कर्मियों को हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए। कल देखो ये 24 तारीख के शाम की 5:30 बजे के आसपास की घटना है। ये जो महिला जिसका नाम ये मिश्रा देवी है, पत्नी मांगेराम जी, तो उनके द्वारा यहाँ खेत में काम किया जा रहा था। जो स्पॉट पे हम खड़े हुए हैं, अचानक कोई जंगली जानवर आया और उन पे हमला करके, हमला इतना जबरदस्त था कि मौके पे उनकी डेथ हो गई। जैसे हम लोगों को पता। श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र से ले जा रहे कूड़े को गिरगांव बिलकेदार में फेंके जाने पर स्थानीय ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। जन प्रगतिशील मंच के अध्यक्ष संदीप सिंह रावत ने क्षेत्रवासियों की ओर से कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि नगर निगम श्रीनगर की ओर से क्षेत्र का सारा कूड़ा और मृत पशुओं को गिरगांव बिलकेदार क्षेत्र में फेंका जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर बिल्लेश्वर महादेव का पौराणिक मंदिर स्थित है। कूड़े की बदबू के कारण मंदिर में पूजा पाठ करना भी मुश्किल हो चला है। उन्होंने क्षेत्र में कूड़ा फेंकने पर रोक नहीं लगाए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, आज हम जिलाधिकारी साहब के पास आए और पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं कि इस कूड़े के मामले में सर्वप्रथम हमारी जो शिकायत है कि जो कूड़ा आ रहा है वो श्रीनगर का कूड़ा है, तो श्रीनगर का कूड़ा किसी ग्राम पंचायत में क्यों डालना चाहता है? नंबर 1 तो हमारी कंप्लेंट है, और दूसरा जब कूड़ा श्रीनगर का है तो हम लोग उसमें क्यों, हम लोगों को समस्या क्यों झेलनी पड़ रही है? अब देखिए, 1 हफ्ते से लगातार आग जल रही है
कई बार शिकायत कर चुके हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, इसलिए हमें आरडीएम साहब के पास आना पड़ गया। इसमें एसडीएम और मुख्य नगर अधिकारी से फोन पे भी दूरभाष पे वार्ता भी की गई और उन्हें निर्देशित भी किया जा रहा है कि इसका जो नियमानुसार त्वरित समाधान किया जाए उसको तत्काल किए जाने के लिए उन्हें निर्देश जारी किए। पहली बार मेरे संज्ञान में भी आया है, उससे पहले उनके द्वारा तहसील दिवस पे भी उसे स्थानीय स्तर पर उठाया गया था। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।